हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट टू। इससे पहले पार्ट वन मैं आशा करती हूँ आप सब लोग देख ही चुके होंगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले आप पार्ट वन देखिए और फिर ये वाला वीडियो देखिए। तो अगर हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसका एक रीजन है कि जो वो पढ़ाई करने की उसकी जगह है, जो उसका स्टडी टेबल है, वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है आवाज़ों की वजह से, ये एक रीज़न है। या फिर जो बुक्स, पेंसिल्स, जो उसको इरेज़र जो चीज़ें उसको लगती हैं, वो चीज़ें वहाँ पे अरेंज नहीं हैं। तो एक चीज़ चाहिए, बुक चाहिए, फिर वो लेने के लिए उठ रहा है, पेंसिल चाहिए, अरे! फिर वो लेने के लिए उठ रहा है, इरेज़र चाहिए, फिर वो लेने के लिए उठ रहा है। तो ये चीजें उसका माइंड डाइवर्ट करती हैं, उसे कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं। और एक रीजन कि वेंटिलेशन अगर अच्छा नहीं है, उसका जो स्टडी टेबल है, उसका जो स्टडी रूम है, वहां पे अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, लाइट अच्छे से नहीं आ रही है, फिर भी वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। और बार बार पानी पीना है या फिर वॉशरूम जाना है, इसके लिए उसे उठना पड़ रहा है, ये एक रीजन हो सकता है। तो एज अ पेरेंट्स हमारा रोल क्या है? हमारा रोल ये है कि हम उसके लिए एक अच्छी, जहाँ पे आवाज़ें ना हो, ऐसी एक जगह उसको घर में अरेंज करके दें। अगर आपका घर छोटा है, फिर भी आपका ये काम है, मतलब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको ऐसी कोई जगह या फिर ऐसा कोई रूम अरेंज करके देना ही पड़ेगा उसको, जहाँ पे आवाज़ें ना हो, जहाँ पे वो शांति से पढ़ सके। दूसरी चीज़, आप उसको आदत डालिए, पहले आप उसे हेल्प कीजिए शुरू-शुरू में कि पढ़ाई करने को जब वो बैठ रहा है तो वो सारी चीज़ें देख ले पहले। कौन-सी बुक्स चाहिए, कौन-सी नोटबुक चाहिए, कौन-सा पेन है, वर्किंग है या नहीं, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, ये सारी चीज़ें वो अरेंज करे और फिर पढ़ाई करने बैठे। शुरू में आप हेल्प कर सकती हैं, बाद में उसे आदत पड़ जाएगी। पढ़ाई करने को बैठने से पहले अपना वॉशरूम यूज़ कर ले, पानी पी ले ताकि उसे बाद में उठना ना पड़े। और आप ये पूरी गारंटी कर लीजिए कि वो जहाँ पढ़ रहा है वहाँ पे मोबाइल की आवाज़ें नहीं आएँगी, टीवी की आवाज़ें नहीं आएँगी, ताकि उसका माइंड डाइवर्ट ना हो। कई बार देखा गया है कि अगर माता-पिता में से कोई एक बच्चे के साथ बैठता है, जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। रूल इसका यही है कि अगर माता-पिता में से जो भी वहाँ पर बैठा है, उसने टीवी या मोबाइल यूज़ नहीं करना है, बच्चे के साथ गप्पे नहीं मारना है, सिर्फ बैठना है, बुक्स पढ़ सकते हैं या बैठ सकते हैं। कई बार बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई टाइम टेबल ही नहीं होता। मतलब उसने पढ़ना है, लेकिन वो सुबह सोचता है ठीक है दोपहर को पढ़ लूंगा, दोपहर को सोचता है मैं इतना टीवी देख लूं फिर पढ़ लूंगा, शाम को सोचता है मैं खेल कर आ जाऊं फिर पढ़ लूंगा। मतलब वो पढ़ने का उसका टाइम टेबल ही नहीं है। तो एज अ पेरेंट हमने क्या करना है, हमने बच्चे के साथ बैठकर एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है उसका दिन भर का। और टाइम टेबल में उसके खेलने का समय, उसके टीवी देखने का समय, वो उसका कहीं बाहर जाने का प्लानिंग है तो वो समय सारी चीज़ें इंक्लूड करना है। लेकिन इसका रूल सबसे पहला यही है कि ये सारी चीज़ें माता-पिता ने बच्चे के ऊपर थोपनी नहीं है। इतने बजे तू टीवी देखेगा, इतने बजे तू खेलने जाएगा, इतनी देर तू खेलेगा, फिर घर पे आने के बाद तू ये पढ़ेगा, ऐसे नहीं। आप बच्चे के साथ बैठ के, उसके साथ डिस्कस करके एक प्रॉपर प्लान बनाइए। बच्चे से पूछिए कि आपको ये वाला, आपको कौन-सा टाइम है जो आपको टीवी देखना है, वो दिखा लिया। आपको पढ़ाई के लिए कौन-सा टाइम सूटेबल है, वो देख लिया। आपको कितने घंटे पढ़ना है, ये। इस तरह से दोनों ने एक-दूसरे के साथ डिस्कस करके एक प्रॉपर प्लान बनाना है, ताकि बच्चा उस पे पढ़े। और पेरेंट्स का काम है कि शाम को वो देखें कि आज बच्चे ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। वो जो प्लान था, वो प्रॉपरली फॉलो हुआ या नहीं हुआ। 1-2 दिन लगेंगे उस रूटीन में आने के लिए, लेकिन अगर पेरेंट्स उसके ऊपर ज़ोर देते रहे, ध्यान देते रहे बच्चे की तरफ, तो वो बिल्कुल वर्क करेगा। कई बार देखा गया है कि बच्चा अकेले पढ़ने में पसंद नहीं करता, या जैसे हमने बहुत सारे चीज़ें हमने रूल आउट की कि भई बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है? तो इसमें से एक ये भी रीज़न सामने आया कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले पढ़ना पसंद नहीं करते। तो अगर माता-पिता में से कोई एक बच्चे के साथ बैठता है, तो शायद उसका पढ़ने का तरीका, कई बच्चों में इसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आए। बच्चों को अच्छा लगा अगर पेरेंट्स साथ में बैठे हैं, तो बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की। सिर्फ़ बच उस वक़्त माता या पिता जो भी साथ में बैठा है, उसने टीवी या मोबाइल यूज़ नहीं करना है और बच्चे के साथ गप्पे नहीं मारना है। कई बार बच्चा
पढ़ता नहीं है क्योंकि उसे उस पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं है। आप जैसे कहते हैं कि तू पढ़ाई कर, आगे बड़ा होके तुझे डॉक्टर बनना है, आगे तुझे इंजीनियर बनना है। वो उस छोटी उम्र में वो समझ नहीं पाता कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनना है ना, तो मैं बड़ा होके पढ़ाई कर लूँगा, अभी क्यों करूँ? ऐसे लगता है। तो हमने बच्चों को कैसे समझाना है? हमने बच्चों को ये समझाना है कि हमें पढ़ाई अभी क्यों करना है, ताकि हम छोटी-छोटी बातें समझ सकें। हम अगर मैथ्स पढ़ रहा है बच्चा, तो पेरेंट्स ने कहना है बेटा अगर आप मैथ्स पढ़ लोगे, तो आप अगर कोई चीज़ लेने जा रहे हो दुकान पे, तो आप 2-4 चीज़ें एक साथ खरीदोगे, तो आपको कैलकुलेट कर सकते हो। और इससे आपके फ्रेंड्स, आपके जो भाई-बहन हैं वो इम्प्रेस होंगे कि अरे वाह! ये तो कितना अच्छा समझता है, ये तो हमसे भी ज़्यादा होशियार है। तो वो चीज़ें आपको मज़ा आएगा। ऐसे बच्चों को समझाइए, या फिर अगर बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो आप बच्चे से कहिए कि देखो हमने यहाँ पे बटन ऑन किया और वहाँ पे फैन चालू हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो ये आपको पढ़ना है, ये आपको समझना है, ताकि फिर ये बात आप आपके दोस्तों को, आपके भाई-बहनों को समझा सको। और जब वो बातें समझाएगा ना, तो उसे मज़ा आएगा, सब लोग कहेंगे, "वाह! तुझे तो बहुत जानकारी है।" तो ये छोटी-छोटी उसके उसके लेवल पे आप उसे बताइए कि उसे पढ़ाई क्यों करना है। कई बार हमने देखा है कि हमारा बच्चा एक आध सब्जेक्ट में वीक हो सकता है, तो आप बच्चे को ऐसे डीमोटिवेट मत कीजिए कि भाई हमारे बेटे को ना मैथ्स तो आता ही नहीं, वो तो मैथ्स समझ ही नहीं पाता, कितनी बार भी समझाओ, छोटी-छोटी बातें भी उसको जल्दी से भूल जाता है, वो ध्यान ही नहीं रख ऐसे मत कहिए। आप बच्चे से कहिए कि बेटा मैथ्स के लिए शायद आपको थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़े। कुछ एक आध बातें हैं जो शायद आपको समझने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़े, जैसे टीचर है या माता-पिता जो भी उसको हेल्प करना चाहें। तो इस तरह से आप उसे हेल्प कीजिए और इस तरह से उसे ये समझाइए कि ये सब्जेक्ट वीक है, मतलब हमें उसकी थोड़ी-सी ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या उसका वो सब्जेक्ट वीक है मतलब उसकी कोई गलती है, ऐसा मत उसे समझाइए। बुलिंग हमारे कॉमन भाषा में चिढ़ाना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को टारगेट करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, या एक बच्चा अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए दूसरे बच्चे को चिढ़ाता है, या पर्सनली कई बार ये चिढ़ाना एक कॉमन हो जाता है, दोस्तों दोस्तों में चलता है, लेकिन कई बार उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम लेके, या उसके बोलने के हैबिट्स को लेके, या उसके चलने की हैबिट्स को लेके, या उसके दिखने को लेके अगर कोई उसे चिढ़ाता है या उसे टारगेट करता है, तो इससे बच्चा परेशान होता है। यह भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चा दोस्तों में ना जाना चाहे, स्कूल ना पसंद करे, ट्यूशन जाना ना पसंद करे। तो सबसे पहले तो एज़ अ पैरेंट आप पता कीजिए कि कुछ ऐसा हो रहा है क्या? या फिर आपको ऐसे लगता है कि मेरे बच्चे की ये कमी है जिसकी वज़ह से कोई बच्चे उसे चिढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का रोल है कि आप जाके उस बच्चे को गुस्सा मत कीजिए या उसके माता-पिता के साथ जाके झगड़ा मत कीजिए। आप रादर अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाइए। आप अपने बच्चे को तैयार कीजिए कि बेटा अगर आप तोतला बोलते हो तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम डॉक्टर की हेल्प ले रहे हैं, लेकिन आप चिढ़िए मत। वो चिढ़ा रहा है क्योंकि आप चिढ़ रहे हो। अगर आप चिढ़ना छोड़ दोगे, आप ये सोचिए ना कि अगर किसी को कोई बीमारी है, अगर किसी को कोई बीमारी है, बुखार है, तो अगर कोई अरे! तेरे को तो बुखार है, इसमें चिढ़ने की क्या बात है? ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, थोड़ी देर में बुखार ठीक हो जाएगा। इसी तरह से ये एक प्रॉब्लम है, हम उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जो भी आपके बच्चे की प्रॉब्लम है, रूल एक ही है कि आप अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाइए रादर दैन कि उस बच्चे को नाराज़ होने की बजाय। आप कई बार अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो हेल्प ले सकते हैं। जैसे स्कूल का टीचर का हेल्प ले सकते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प ले सकते हैं, इस तरह से। जैसे हम रूल आउट कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये भी है कि पढ़ाई करते-करते बच्चे को नींद आने लग जाती है। तो हमें एज़ अ पैरेंट हमें क्या करना है, आप उसका स्लीपिंग हैबिट्स देखिए कि जब वो सोता है, कम घंटे सो रहा है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, या वो सोता है लेकिन उसकी साउंड स्लीप नहीं हो पा रही है। अगर साउंड स्लीप नहीं हो पा रही है तो रीज़न क्या है? टीवी की आवाज़ें हैं, या लाइट है, या जिसकी वज़ह से वो अच्छे से सो नहीं पा रहा है, ये सब ध्यान दीजिए और उसका जो भी स्लीपिंग पैटर्न है उसको सुधारिए, उसकी नींद अच्छे से हो, इस पर ध्यान दीजिए। अगर ऐसा है कि भई बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, या बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, या पढ़ रहा है लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो बच्चे के साथ नाराज़ मत होइए। बहुत ज़्यादा नाराज़ बिल्कुल भी मत होइए।
उसको प्रेशराइज़ मत कीजिए कि तुझे इतने मार्क्स तो लाना ही लाना है, अगर अगली बार देखो तुमने इतनी मेहनत तो करना ही करना है, इतने परसेंटेज तो आना ही आना है। और उसको मारिए मत, गलत शब्द मत बोलिए, प्लीज़ मत बोलिए। तो हमने क्या करना है, बच्चा का जो भी पढ़ाई हैबिट्स है, उसमें नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसको कोई पढ़ाई होमवर्क दिया है स्कूल में और होमवर्क उसने कंप्लीट नहीं किया, उसने जो भी लिखना है वो कंप्लीट नहीं किया, जो लर्न करना है वो उसने नहीं किया, आप उसकी हेल्प मत कीजिए। टीचर को ये रीज़न मत दीजिए कि बच्चे ने क्यों नहीं किया है, बल्कि उसे फेस करने दीजिए टीचर्स को। उसको फेस करने दीजिए कि अगर उसने होमवर्क नहीं किया है तो उसका क्या परिणाम होगा वो उसे फेस करने दीजिए। दूसरा, आप ऐसे कर सकते हो कि भई आज आपने टाइम टेबल बनाया कि यहाँ तक की पढ़ाई करनी है और उसने पढ़ाई नहीं की है, तो शाम का टीवी मत देखने दीजिए। मत देखने दीजिए टीवी लेकिन उसकी फीलिंग का भी कभी-कभार रिस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि उसने आज उसका बहुत इम्पोर्टेंट मैच है या एक कोई चीज़ है जो उसे देखनी ही देखनी है। तो थोड़ा-सा आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि ठीक है हमने आज आपको इतना दे दिया कि हाँ, चलो देख सकते हो। लेकिन बार-बार आपको ध्यान में आ रहा है कि बच्चा आपको ब्लैकमेल कर रहा है इस चीज़ को लेके, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए और उसको एक प्रॉपर टेक्निक, उसको एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाएँ इसके लिए कोशिश कीजिए। लेकिन ये कोशिश हमेशा दोनों के बीच में डिस्कशन के तौर पे होनी चाहिए, मारना, गलत शब्द बोलना इस तौर पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहा, उसे रिज़ल्ट नहीं आ रहे। तो उन एक और इसमें रीज़न है जो आप पेरेंट्स ने इवैल्यूएट करना है कि कहीं आपके बच्चे में तो ये प्रॉब्लम नहीं है और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों की कंपनी। अगर हमारा बच्चा कुछ ऐसे बच्चों की संगत में है, जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो बच्चों के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है हमारा बच्चा भी उनकी संगत में रह के डिमोटिवेट हो जाए पढ़ाई की तरफ से और उसका भी इंटरेस्ट कम हो जाए। तो इसमें हमारा हम पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो आप अपने बच्चे किसके साथ ज़्यादा उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसके साथ क्लासरूम में बैठते हैं, किसके साथ टिफ़िन खाते हैं, किसके साथ बाहर ज़्यादा घूमते हैं, उसकी तरफ ध्यान रखिए। और बच्चों को आप एनकरेज कीजिए, आप ध्यान दीजिए कि ये बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, ये अच्छा कर रहा है और जो पढ़ाई के साथ-साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी आगे हैं, ऐसे बच्चों के साथ अपने बच्चों को रहने के लिए आप मोटिवेट कीजिए, उनको बोलिए कि ये तुम्हें चीज़ें फ़ायदा करेंगी। और दूसरी बात जो भी बच्चे के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स के साथ टच में रहिए, बच्चों को घर पे भी बुलाया कीजिए, ताकि आपका और उसके जो फ्रेंड्स हैं, उनका इंटरैक्शन बढ़े और एक अच्छी बॉन्डिंग तैयार हो। आपका बच्चा, वो उसके फ्रेंड्स और आप खुद। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और इसके बाद की जो भी बातें हैं, वो डॉक्टर आशीष अग्रवाल आपको समझाएँगे। फिर से एक बार अब आगे का लेक्चर मैं लूंगा डॉक्टर आशीष अग्रवाल। अनदर रीजन है बिजी चाइल्ड सिंड्रोम, मतलब बच्चा काफी बिजी होता है और सिर्फ पढ़ाई में बिजी होता है, लेकिन जब एक ही चीज में हम ज्यादा बच्चे को बिजी करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस अल्टीमेटली कम हो जाता है। जनरली हम देखते हैं कि बच्चा 6:30 को उठता है, अराउंड 7:30 स्कूल चले जाता है और 3 बजे तक स्कूल से वापस आता है। 3 से 4 के बीच में वो लंच करता है, थोड़ा बहुत मोबाइल या थोड़ा बहुत टीवी देखता है और 4 o'clock को वो ट्यूशन जाता है और अराउंड 7 o'clock वो वापस आता है। 7 to 8 बच्चा जनरली टीवी या मोबाइल में बिजी होता है। 8 to 9 पेरेंट्स वापस से उसे सेल्फ स्टडी के लिए फोर्स करते हैं, स्कूल का होमवर्क या ट्यूशन का जो भी होमवर्क है उसको कंप्लीट करने लगाते हैं। फिर 9 o'clock वो डिनर लेता है और अराउंड 10 to 10:30 वो सो जाता है। तो सिम्टम्स क्या-क्या है? जनरली हम देखते हैं कि बच्चे काफ़ी थके-थके लगते हैं, उनको खेलने का बाहर चांस ही नहीं मिलता, वो खेलना चाहते हैं ग्राउंड पे जाकर, लेकिन खेलने का कोई टाइम ही नहीं होता है। यूजुअली संडेज़ या फिर जो स्कूल हॉलिडेज़ है, उसी दिन वो खेल पाते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स है, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, मतलब बच्चा हमारे पास एब्डोमिनल पेन, हेडेक, माइग्रेन, एसिडिटी, वोमिटिंग ये प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। जब हम देखते हैं तो उनको कोई बीमारी नहीं नज़र नहीं आती है, लेकिन बिज़ी चाइल्ड सिंड्रोम ये सिंड्रोम हमें दिखता है। इसके अलावा बच्चों में स्लीप डिस्टर्बेंस काफ़ी होते हैं, वो जल्दी नहीं सो पाते या नींद में से बीच में उठ जाते हैं, फिर वापस से सो नहीं पाते। इसके अलावा अगर सोते भी हैं, तो काफ़ी नींद में बड़बड़ करते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं। इसके अलावा बच्चों की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट होती है, मतलब वो शाय होते हैं, किसी से इजीली मिक्स होना नहीं चाहते, अकेले-अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर वो स्कूल टॉपर भी होगा, तो भी वो अब शाय नेचर के ऐसे बच्चे हम काफ़ी देखते हैं। इसके अलावा बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स हो गया, ड्राइंग हो गया, डांस होगा, ऐसे कोई भी कॉम्पिटिशन या एक्टिविटी में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है?
तो दिस इज द एज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे हमने हमारे पार्ट 1 वीडियो में कहा है आपसे। तो हमें बच्चों को बैलेंस करना चाहिए, स्कूल, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, लीजर टाइम, ये सभी चीज़ों को हमको बैलेंस करना है। अगर बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे हमने पहले वीडियो में कहा कि आपको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की पढ़ाई सेल्फ स्टडी देना चाहिए। अगर आपका बच्चा काफ़ी इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, तो पढ़ाई के साथ-साथ 1.5 से 2 घंटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स हो गया, ड्राइंग हो गया, डांस होगा, इसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो बिज़ी चाइल्ड सिंड्रोम का शिकार ना हो। अनदर रीजन है हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट, ओवर एम्बिशियस पेरेंटिंग। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। आप ये वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हर एक्टिविटी में बेस्ट करे और इसकी वजह से बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब आप पेरेंट्स हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चों पर, तो उसके पॉजिटिव फायदे भी होते हैं और नेगेटिव नुकसान भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसा होता है कि अगर हम थोड़ा सा बच्चों को खींचते हैं, तो बच्चों का परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होता है। लेकिन हम अगर ज्यादा खींचते हैं या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जैसे बच्चे की क्षमता से ज्यादा हम उसमें एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इफेक्ट हमें बच्चों में देखा जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, डेवलप द चाइल्ड एज पर द स्किल। अगर आपका बच्चा पढ़ाई के अलावा क्रिकेटर बनना चाहता है, डांस में जाना चाहता है या और कोई भी एक्टिविटी करना चाहता है, तो उसको डेफिनेटली वहाँ पे आपको डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा गोल रियलिस्टिक सेट करना चाहिए। जैसे अगर आपके बच्चे का परफॉर्मेंस इस वक्त 60% का है, अगर आप सेट करते हैं 95%, तो डेफिनेटली बच्चा वो परफॉर्मेंस कर नहीं पाएगा। हमें क्या करना है, 60 है तो 65 सेट कीजिए। जब वो 65 अचीव कर पाएगा, तो हमें 70 फिर 75 ऐसा हम आगे जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, जब हम कोई परफॉर्मेंस के लिए प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए, बच्चों के एफर्ट्स देखना चाहिए, रिजल्ट नहीं। अगर बच्चा एफर्ट्स लेकर भी फेल हो जाता है, तो आपको उसके एफर्ट्स को प्रेस करना चाहिए। हाँ, अगर वो एफर्ट्स नहीं लेता है और फेल हो जाता है, तो आप बच्चे के साथ बात कर सकते हैं या गुस्सा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा एफर्ट्स लेकर फेल हो जाता है, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस आपके प्रति बढ़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों को विश्वास दिलाइए कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके परफॉर्मेंस से प्रेम नहीं करते। हाँ, डेफिनेटली आपको परफॉर्म करना है ताकि आप जिंदगी में हर एक्टिविटी में आगे जा सके। लेकिन अगर नहीं भी कर पाए, तो हम आपको अनकंडीशनल प्रेम ऐसा करते हैं। ऐसे बच्चों को रियलाइज कीजिए, क्योंकि बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज माँ बाप का प्रेम होता है। और जिस दिन बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप हमसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, तो बच्चे डेफिनेटली कंफर्टेबल फील करते हैं और आगे डेवलप भी अच्छे से होते हैं। Another reason is learning disability. This is a very common problem in this age group. इस प्रकार के बच्चों का माइलस्टोन्स, मतलब टाइम पर चलते हैं, हर चीज टाइम पर करते हैं, पढ़ाई में पर्टिकुलरली राइटिंग में पुअर होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एक्टिविटी में काफी अच्छे होते हैं और पढ़ाई में भी ओरल्स काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अगर आपका बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल से स्ट्रगल करता है पढ़ाई में, तो आपको डेफिनेट और बाकी की एक्टिविटीज में काफी अच्छा है, तो आपको लर्निंग डिसेबिलिटी सस्पेक्ट करना चाहिए। 3 प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी हम देखते हैं। वन इज डिस्लेक्सिया, जहाँ पे बच्चे रीड नहीं कर पाते। रीड करते-करते वो काफ़ी वर्ड्स भूल जाते पढ़ना। डिस्ग्राफिया, जहाँ पे वो राइट नहीं कर सकते, या बी को डी लिखते या 6 को 9 लिखते। इसके अलावा डिसकैल्कुलिया, उनका मैथ्स काफ़ी ऐसे बच्चों को डिफिकल्ट होता है। तो सिम्पटम्स क्या है? सिम्पटम्स है, जैसे मैंने कहा, डिफिकल्ट इन राइटिंग, रीडिंग एंड कैलकुलेशन। ऐसे बच्चे कंफ्यूज करते हैं सिमिलर अल्फाबेट जैसे बी एंड डी या सिमिलर नंबर 6 एंड 9 के बीच में। ऐसे बच्चों की हैंडराइटिंग काफी पुअर होती है, वो एक लाइन में लिख नहीं सकते। ऐसे बच्चे अ, बहुत सारे जिसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन लगता है, काफ़ी अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे अगर आप बॉल फेंकते हैं तो कैच नहीं कर पाते। और ऐसे बच्चों में हम काफ़ी देखते हैं कि वो शू लेस होती है, उसको अच्छे से टाई नहीं कर पाते। अगर आपका बच्चा शू लेस टाई नहीं कर पा रहा और साथ में पढ़ाई में पुअर है, लेकिन बाकी की एक्टिविटीज़ में अच्छा है, आपको लर्निंग डिसेबिलिटी आपको सस्पेक्ट करना चाहिए। और ऐसे बच्चों को टाइम का भी कंसेप्ट इजीली नहीं समझता है, और ऐसे बच्चे काफी चीज इजीली घर स्कूल में भूल के आते हैं, जैसे पेंसिल हो गया, रबर हो गया, ये चीजें काफी इजीली वो घर स्कूल में भूल कर आते हैं। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है? कंसल्ट पीडियाट्रिशियन, आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। उसके साथ उसकी एक टीम होती है रिहैबिलिटेशन सेंटर की, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सब मिलकर बच्चों पर काफी वर्क करते हैं। और ऐसे बच्चे जनरली 1 या 2 साल में काफी अच्छे से इम्प्रूव हो जाते हैं। और इसके अलावा जब तक वो इम्प्रूव नहीं होते, आप स्कूल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब तक हमारा बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी के बाहर नहीं आता है, तब तक आप ओरल एग्जाम लीजिए, ताकि वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे और उसका कॉन्फिडेंस बनाए रहे।
अनदर रीजन इज स्लो लर्नर्स का बच्चों का इंटेलिजेंस काफी थोड़ा लो होता है। जैसे नॉर्मल इंटेलिजेंस 90 के ऊपर होता है और मेंटल रिटार्डेशन हम 75 के नीचे होते हैं, तब हम कहते हैं बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। तो स्लो लर्नर का इंटेलिजेंस 75 टू 90 होता है। ऐसे बच्चों का माइलस्टोन्स जनरली डिलेड होता है, लेकिन ये बच्चे काफी नॉर्मल दिखते हैं, पेरेंट्स की हर बात सुनते, टीचर्स की हर बात सुनते, इसलिए पेरेंट्स या टीचर्स स्लो लर्नर को सस्पेक्ट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली ऐसे बच्चे एकेडमिक्स में पुअर होते हैं। तो सिम्टम्स क्या-क्या है? जैसे मैंने कहा डिलेड माइलस्टोन्स, दिस इज़ वन ऑफ द सिम्पटम। इसके अलावा ये बच्चे यंगर बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा क्लास 2 में है, तो वो एलकेजी या यूकेजी के बच्चों के साथ खेलना पसंद करेगा। क्लास 2 या क्लास 3 या क्लास 4 के बच्चों के साथ खेलना नहीं पसंद करता है। ऐसे बच्चों का एकेडमिक्स भी पुअर होता है, राइटिंग और ओरल भी पुअर होता है। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी में ओरल्स अच्छा होता है और सबसे इम्पोर्टेंट इनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी इनकी पुअर होती है। और इसके अलावा कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए ऐसे बच्चे पढ़ाई से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, जल्दी नहीं सीख पाते हो। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है? आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और जैसे मैंने कहा एक रिहैबिलिटेशन टीम होती है, जिस पर आपके बच्चों पर काम करती है और ऐसे बच्चे स्लोली इम्प्रूव हो पाते हैं और ये आपको पीडियाट्रिशियन को डिटेल में आपसे बात कर सकता है। लास्ट रीजन जो हम देखते हैं बच्चों के पुअर परफॉर्मेंस इन एजुकेशन इज न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, जैसे एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसीज या ऑटिज्म। यूजुअली ये बच्चों के भी माइलस्टोन्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन और ये बच्चे दिखने में भी नॉर्मल होते हैं और शैतान दिखते हैं या काफी शांत दिखते हैं, इसलिए पेरेंट्स या टीचर्स को लगता ही नहीं कि ये बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। तो सिम्पटम्स क्या है? एडीएचडी मतलब शैतान बच्चा, हाइपर एक्टिव। ये बच्चा बहुत शैतान होता है, एक जगह बैठ नहीं सकता, ना स्कूल में बैठ सकता, ना किसी रिलेटिव्स के घर में बैठ सकता, इवन डॉक्टर के हॉस्पिटल में भी जाके वो शांति से बैठ नहीं पाता। ऐसे बच्चों का कंसंट्रेशन काफी पुअर होता है, कोई चीज़ सिखाने जाए तो जल्दी सीखना नहीं चाहता और वो कंसंट्रेट ही नहीं करना चाहता। और ऐसे बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, मतलब कब क्या कर बैठेगा पता नहीं होता है, किसी को मार देगा, अचानक कोई चीज़ तोड़ देगा, कहीं से उड़ी मार देगा। ऐसे बच्चों को डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर इस प्रकार के सिम्टम्स आपके बच्चों में है, आपको डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। ऑलरेडी हाइपर एक्टिव चाइल्ड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, इसी यूट्यूब चैनल पे है। अगर आपके बच्चे में ऐसे सिम्टम्स दिख रहे, तो वीडियो आप डेफिनेटली देखिए और उसको डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा ऑटिज्म भी एक प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे बच्चे अपोजिट होते हैं, मतलब काफी शांत होते हैं, किसी से मिक्सअप होना नहीं चाहते, किसी भी बच्चे के साथ खेलना नहीं चाहते, अकेले-अकेले रहना चाहते, अकेले-अकेले खेलना चाहते। ऐसे बच्चों का स्पीच भी काफी डिलेड होता है, वो जल्दी बात भी नहीं करते। अगर आप उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, तो उनका आई कॉन्टैक्ट, वो दूसरी तरफ कहीं तो भी देखते हैं, आपसे आई कॉन्टैक्ट मिला नहीं पाते। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है? डेफिनिटली आपको पीडियाट्रिशियन की डेफिनिटली आपको हेल्प चाहिए और इसमें भी मल्टीपल लोग लगने वाले, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जैसे मैंने ऑलरेडी कहा। थैंक यू वेरी मच। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो, ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपके जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद होगी। अगर आपको लगता है फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रहे, तो आपको हमसे आके हमारे हॉस्पिटल में कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है ये आपको वीडियो पसंद आया है, तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डेफिनिटली लिखिए। थैंक यू वेरी मच।